दोस्तों, आज का टॉपिक सिर्फ यूट्यूब या कुछ पर्सनालिटीज का नहीं है। ये टॉपिक असल में मॉडर्न इंडिया का मिरर है। ये बताता है कि हम इंफॉर्मेशन कैसे कंज्यूम करते हैं, हम नेशनलिज्म को कैसे समझते हैं, हम इनसिक्योरिटी को कैसे पैकेज करते हैं और कैसे एक सीरियस सब्जेक्ट जैसे डिफेंस भी एंटरटेनमेंट इकोनॉमी का हिस्सा बन चुका है। आज हम बात करेंगे इंडिया में यूट्यूब डिफेंस एक्सपर्ट्स के राइज की। कैसे गौरव आर्या जैसे अग्रेसिव नेशनलिस्ट कमेंटेटर्स और प्रवीण सोहने जैसे स्ट्रेटेजिक रियलिस्ट वॉइसेस ने एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया। कैसे लोग उन्हें रोज देखते हैं, कैसे उनके सपोर्टर्स उन्हें ऑलमोस्ट इनफैलिबल समझने लगते हैं, कैसे उनके क्रिटिक्स उन्हें प्रोपेगेंडा या नेगेटिविटी का सिंबल बोलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे दोनों तरह की वॉइसेस एक ही देश की दो अलग साइकोलॉजिकल नीड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ये वीडियो किसी को हीरो या विलन बनाने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है कि इंडिया का डिफेंस डिस्कोर्स टीवी स्टूडियो से निकालकर स्मार्टफोन स्क्रीन तक कैसे आया। थोड़ा पीछे चलते हैं। 1999 करगिल वॉर के टाइम आम इंडियन घरों में पहली बार रियल टाइम वॉर कवरेज का टेस्ट आया था। लोग मैप्स देख रहे थे, टाइगर हिल का नाम सुन रहे थे, बोफोर्स गन्स का डिस्कशन हो रहा था। लेकिन उसके बाद भी डिफेंस एक नीचे सब्जेक्ट ही रहा। न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पढ़ो तो मिलेगा, कोई मैगजीन में मिलिट्री फीचर होगा तो मिलेगा, वरना नॉर्मल आदमी की लाइफ में डिफेंस कंटेंट डेली हैबिट नहीं था। फिर 26 गैलन आया, फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स आए, फिर बालाकोट आया, फिर लद्दाख और गलवान क्लैशेस आए। सडनली नेशनल सिक्योरिटी एक परमानेंट डिनर टेबल टॉपिक बन गया। इस बीच स्मार्टफोन रेवोल्यूशन आ चुका था। जियो ने डाटा चीप कर दिया, यूट्यूब हर हाथ में आ गया। टीवी मीडिया पर लोगों का ट्रस्ट कम होने लगा क्योंकि हर डिबेट एक सर्कस लगने लगी। आवाज ज्यादा, डेप्थ कम। यहाँ से पब्लिक ने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने शुरू किए और यूट्यूब ने उन्हें एग्जैक्टली वही दिया जो वो चाहते थे। लॉन्ग फॉर्म एक्सप्लेनेशन, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, सिंपल लैंग्वेज, सर्टेनिटी का इल्यूजन। यहाँ से इंडिया में डिफेंस इन्फ्लुएंसर का जम हुआ। ये पुराने जमाने के एनालिस्ट नहीं थे जो थिंक टैंक पेपर्स लिखते थे। ये नए जमाने के कम्युनिकेटर्स थे, कैमरा के सामने कॉन्फिडेंट, थंबनेल्स में एग्रेसिव, टाइटल्स में ड्रामेटिक और ऑडियंस के साथ इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करने वाले। इस कैटेगरी में सबसे विजिबल नामों में गौरव आर्या और प्रवीण सोहने जैसे लोग आए। दोनों का अप्रोच इतना अलग है कि कभी कभी लगता है एक ही टॉपिक पर दो अलग प्लैनेट से कमेंट्री आ रही है। सबसे पहले गौरव आर्या स्टाइल को समझते हैं। फॉर्मर मिलिट्री बैकग्राउंड होने का एक इंस्टेंट एडवांटेज होता है। पब्लिक ऑटोमेटिकली सोचती है कि ये आदमी सिस्टम के अंदर रहा है तो इसको असली चीजें पता होंगी। यूनिफॉर्म का रिस्पेक्ट इंडिया में डीप कल्चरल कैपिटल है। अगर कोई फॉर्मर ऑफिसर क्लियर लैंग्वेज में बोले, कॉन्फिडेंस के साथ बोले और एनिमी के खिलाफ डायरेक्ट बोले तो मैसेज कनेक्ट करते हैं। गौरव आर्या ने इसी फॉर्मूला को मास्टर किया। उनकी डिलीवरी हाई एनर्जी होती है, वो पैसिव टोन में बात नहीं करते, उनके क्लिप्स शेयरेबल होते हैं, उनके पंच लाइन्स वायरल होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज असर्टिव होती है। ये सब डिजिटल एरा के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन उनके राइज को सिर्फ पर्सनैलिटी से एक्सप्लेन करना गलत होगा। उनका राइज ऑडियंस डिमांड का रिजल्ट भी था। इंडियन पब्लिक को एक ऐसी वॉइस चाहिए थी जो टीवी एंकर जैसा फेक आउटरीच ना करे, लेकिन सोल्जर जैसी अथॉरिटी से बोले। उन्होंने व्यूअर्स को ये फीलिंग दी कि अंदर की बात बता रहा हूँ। अब ऑनेस्टली बात करें तो गौरव आर्या टाइप वॉइसेस ने कुछ जेन्युइन पॉजिटिव काम भी किए। पहला, उन्होंने डिफेंस को कूल बना दिया। यूथ जो पहले सिर्फ आईपीएल और बॉलीवुड डिस्कस करता था, अब ड्रोन्स, आर्टिलरी, सबमरीन्स और मिलिट्री डॉक्ट्रिन डिस्कस करता है। दूसरा, उन्होंने मोराल की इंपॉर्टेंस समझाई। हर कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ टैंक्स और मिसाइल्स का गेम नहीं होता, नैरेटिव भी वेपन होता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी रियल होता है। अगर आप अपने सिटीजन्स को परमानेंटली डिफीटिस्ट मूड में रखो तो वो भी स्ट्रेटेजिक वीकनेस है। तीसरा, पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स पर जो कमेंट्री होती है उसमें काफी फैक्ट्स होते हैं। डेट क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मिलिट्री डोमिनेंस, आईएमएफ डिपेंडेंसी, एक्सट्रीमिज्म लेगेसी, ये रियल इश्यूज हैं। लेकिन यहीं से क्रिटिसिज्म भी स्टार्ट होता है। जब स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाए तब प्रॉब्लम होती है। सोशल मीडिया ऑडियंस को न्यूआंस पसंद नहीं होता, इसलिए जब कोई बोलता है हम 2 दिन में सब कर देंगे, एनिमी जीरो है, तो व्यूअर्स चीयर करते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड में वॉर्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। एग्जाम्पल लो रशिया यूक्रेन वॉर का। बहुत लोगों ने सोचा था रशिया कुछ दिनों में जीत जाएगा, दूसरे लोगों ने सोचा यूक्रेन तुरंत कोलैप्स हो जाएगा। दोनों असम्पशंस गलत निकले। वॉर एट्रिशन और लॉजिस्टिक्स का सब्जेक्ट है। इसी तरह इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना सिनारियो भी सिंपलिस्टिक वन लाइनर से समझा नहीं जा सकता। पाकिस्तान वीक हो सकता है लेकिन न्यूक्लियर डिटरेंस रखता है। चाइना ऑथोरिटेरियन राइवल हो सकता है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर भी है। इसलिए जब कमेंट्री सिर्फ चेस्ट थंपिंग बन जाए तो पब्लिक को फॉल्स एक्सपेक्टेशंस मिलती हैं। कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स भी इस इकोसिस्टम का पार्ट हैं। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज क्लिप्स वायरल होते हैं। सपोर्टर्स कहते हैं फियरलेस पेट्रियट, क्रिटिक्स कहते हैं इररिस्पॉन्सिबल सेंसेशनलिज्म। अब सवाल आता है कौन सही है? ऑनेस्ट आंसर कोई फुली नहीं। गौरव आर्या टाइप कैंप मोराल कैप्चर करता है लेकिन ओवर सिंप्लीफाई कर सकता है। सोहने टाइप कैंप रियलिज्म हाईलाइट करता है लेकिन पेसिमिज्म में जा सकता है।
नेशन को दोनों इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सिर्फ चेस्ट थंपिंग से डिल्यूजन आता है, सिर्फ डूम से पैरालिसिस आता है। वो रिपीटेडली चाइना चैलेंज की बात करते रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इंडिया में पब्लिक डिस्कोर्स हिस्टोरिकली पाकिस्तान हैवी रहा है। पब्लिक इमेजिनेशन में पाकिस्तान डेली विलन था, जबकि स्ट्रेटेजिक स्केल के हिसाब से चाइना लॉन्ग टर्म चैलेंज है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल डेप्थ, साइबर कैपेबिलिटी, नेवल एक्सपेंशन, सप्लाई चेन लेवरेज, सैटेलाइट इकोसिस्टम, ये सब चाइना को डिफरेंट कैटेगरी कंपेटिटर बनाता है। इस बात को सोहनी कंसिस्टेंटली हाईलाइट करते रहे। उनका सेकंड कंट्रीब्यूशन है बोरिंग बट क्रूशियल सब्जेक्ट्स को मेन स्ट्रीम करना। लॉजिस्टिक्स, एम्यूनिशन रिजर्व्स, सर्वेलेंस गैप्स, ISR, रोड कनेक्टिविटी, कमांड रिफॉर्म्स, जॉइंटनेस, डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस, ये सब सेक्सी टॉपिक्स नहीं हैं। थंबनेल में फाइटर जेट दिखता है, माउंटेन रोड्स नहीं। लेकिन वॉर्स अक्सर बोरिंग चीजें ही डिसाइड करती हैं। नेपोलियन से लेके वर्ल्ड वॉर 2 और मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स तक एक रूल कॉमन है, सप्लाई मैटर्स। इसलिए जो लोग सिस्टम लेवल एनालिसिस चाहते हैं, उन्हें सोहने टाइप कंटेंट वैल्यूएबल लगता है। लेकिन क्रिटिसिज्म उनके अगेंस्ट भी है। सबसे कॉमन क्रिटिसिज्म, परमानेंट पेसिमिज्म। अगर हर डेवलपमेंट का कंक्लूजन यही हो कि इंडिया वीक है, सिस्टम फ्लॉड है, तो व्यूअर्स को लगता है एनालिसिस रियलिज्म से सिनिसिज्म में शिफ्ट हो गया। ऑडियंस को क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल 5 पॉइंट टेस्ट रखो। पहला, सोर्स क्या है? दूसरा, क्या कॉन्ट्रेरी एविडेंस डिस्कस हुआ? तीसरा, क्या हर चीज सेम कंक्लूजन पे जा रही है? पांचवा, क्या आपको इन्फॉर्म किया गया या मैनिपुलेट? अगर सिर्फ गुस्सा आया और नॉलेज कम मिली तो मैं प्रोडक्ट इमोशन था। अब सबसे बड़ा सवाल, लोग दोनों को क्यों देखते हैं? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स कॉन्ट्राडिक्टरी क्रीचर्स हैं। हमें सच भी चाहिए और सूदिंग स्टोरी भी चाहिए। हमें वार्निंग भी चाहिए और रीअश्योरेंस भी चाहिए। एक इमोशनल विटामिन है, एक इंटेलेक्चुअल कैफीन। यूट्यूब एल्गोरिदम भी इसमें मेजर विलन या फैसिलिटेटर है। प्लेटफॉर्म को क्या पसंद है? स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, कॉन्फ्लिक्ट, सर्टेनिटी, शॉक। अगर थंबनेल लिखे सिचुएशन मिक्स्ड है तो क्लिक कम आएगा। अगर लिखे इंडिया इन डेंजर तो CTR शूट करेगा। बैलेंस बोरिंग लगता है। एक और सटल फैक्टर है, पैरासोशल ट्रस्ट। लोग रोज किसी को देखते हैं तो उन्हें लगता है वो उन्हें पर्सनली जानते हैं। फिर कमेंटेटर सिर्फ सोर्स नहीं रहता, ट्राइब लीडर बन जाता है। ऑडियंस के कमेंट्स देखो, सर ओनली यू टेल ट्रूथ। ये डेंजरस टेरिटरी है। एनालिस्ट का काम इनपुट्स देना है, डिवोशन लेना नहीं। इंडिया स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट भी समझो। ये देश हिस्टोरिकल इन्वेजन्स, पार्टीशन ट्रॉमा, बॉर्डर डिस्प्यूट्स और सिविलाइजेशनल प्राइड सबका मिक्स है। इसलिए डिफेंस डिस्कोर्स यहाँ इमोशनल होता ही है। जब कोई पाकिस्तान को मॉक करता है, व्यूअर्स को कैथारसिस मिलता है। जब कोई फ्लॉज बताता है, लोग एंग्री और क्यूरियस होते हैं। अब सवाल आता है, कौन सही है? ऑनेस्ट आंसर, कोई फुली नहीं। गौरव आर्या टाइप कैंप मोराल कैप्चर करता है लेकिन ओवर सिंप्लीफाई कर सकता है। सोहने टाइप कैंप रियलिज्म हाईलाइट करता है लेकिन पेसिमिज्म में जा सकता है। नेशन को दोनों इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सिर्फ चेस्ट थंपिंग से डिल्यूजन आता है, सिर्फ डूम से पैरालिसिस आता है। एग्जाम्पल के लिए इजराइल 973 योम किपुर वॉर देखो, ओवर कॉन्फिडेंस ने शॉक दिया। फिनलैंड विंटर वॉर देखो, स्मॉलर स्टेट सरप्राइज कर सकती है। US अफगानिस्तान देखो, मैसिव पावर भी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव गारंटी नहीं करती। ये सब दिखाता है कि सिंपलिस्टिक नैरेटिव्स फेल होते हैं। ऑडियंस को क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल 5 पॉइंट टेस्ट रखो। पहला, सोर्स क्या है? दूसरा, क्या कॉन्ट्रेरी एविडेंस डिस्कस हुआ? तीसरा, क्या हर चीज सेम कंक्लूजन पे जा रही है? पांचवा, क्या आपको इन्फॉर्म किया गया या मैनिपुलेट? अगर सिर्फ गुस्सा आया और नॉलेज कम मिली तो मैं प्रोडक्ट इमोशन था। एक और पॉइंट, डिफेंस यूट्यूब सिर्फ डिफेंस के बारे में नहीं है। ये मैस्कुलिनिटी, आइडेंटिटी और सर्टेनिटी का कंटेंट भी है। आज के अनसर्टेन दुनिया में कॉन्फिडेंट स्पीकर खुद प्रोडक्ट बन गया है। कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस को लोग कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन फेयर होना भी जरूरी है। अगर ये कमेंटेटर्स नहीं होते तो शायद मिलियंस इंडियंस डिफेंस सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड ही नहीं होते। पब्लिक प्रेशर रिफॉर्म्स पुश करता है, अवेयरनेस से क्वेश्चंस उठते हैं, तो पूरा इकोसिस्टम नेगेटिव भी नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब एंटरटेनमेंट और एक्सपर्टीज ब्लर हो जाए। आज इंडिया में डिफेंस कमेंट्री एक डिजिटल बैटलफील्ड है। एक साइड नैरेटिव वॉरियर्स, एक साइड रियलिज्म मर्चेंट्स। व्यूअर बीच में है। स्मार्ट व्यूअर वो है जो किसी कैंप का सोल्जर नहीं बनता। वो सब सुनता है, क्रॉस चेक करता है और समझता है कि नेशनल सिक्योरिटी इंस्टाग्राम रील नहीं होती। फाइनल बात, बॉर्डर पर असली सोल्जर्स खड़े होते हैं, रियल रिस्क के साथ। स्टूडियोज और यूट्यूब पर हम नैरेटिव्स कंज्यूम करते हैं। इन दोनों वर्ल्ड्स का रिस्पेक्ट अलग होना चाहिए। कमेंटरी यूजफुल हो सकती है लेकिन कमेंटरी कॉम्बैट नहीं होती। पेट्रियटिज्म प्लानिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं होता और स्केप्टिसिज्म एंटी नेशनलिज्म नहीं होता। फ्यूचर का सबसे बड़ा डिफेंस एसेट शायद मिसाइल नहीं, पब्लिक क्रिटिकल थिंकिंग होगा। हमें हीरोज कम, ऑनेस्ट इंटरप्रेटर्स ज्यादा चाहिए। हमें स्लोगन्स कम, सब्सटेंस ज्यादा चाहिए। हमें नॉइज कम, नेशनल मैच्योरिटी ज्यादा चाहिए।
क्योंकि देश हैशटैग से सिक्योर नहीं होते। देश कैपेबिलिटी, क्लैरिटी और कैरेक्टर से सिक्योर होते हैं।